तो आज एक नया चैप्टर बेसिकली हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या तात्पर्य है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तात्पर्य है कि आप जो 12th क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 45% होता है आपके किसी भी एग्जाम में, उसको समझने के लिए या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, या समझिए कि किसी भी भाषा को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपने कई बार हिंदी पढ़ा होगा तो आप क ख ग घ सीखे होंगे, फिर क ख ग घ को मिलाकर आपने शब्द का फॉर्मेशन किया होगा। जब आप एबीसीडी यानी इंग्लिश सीख रहे होंगे तो आपने एबीसीडी सीखा होगा, फिर उन एबीसीडी से मिलाकर आपने कुछ एक वर्ड्स बनाए होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए आपको एक शब्द की परिभाषा जाननी जरूरी होती है कि भाई वो शब्द लिखते कैसे हैं, उसका लेटर क्या है, कितने अक्षर से लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझिए आज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग क ख ग घ या एबीसीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक तरीके का लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपसे कुछ दिन पहले जब आप 9th क्लास में रहे होंगे तो आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उसकी वैलेंसी क्या होती है, तरह तरह की बॉन्ड कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड है ये। उसका फिर एक्सटेंशन कहां पे देखा आपने? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखा। जब देख लिया होगा तो समझ में आ रहा होगा कि 9th क्लास में तो खाली चैप्टर का नाम ही था, यहां पे तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है। पूरी केमिकल बॉन्डिंग लगभग 13-14 लेक्चर में हमारा वो कंप्लीट हुआ है, और एक एक लेक्चर 2-2 ढाई घंटे का भी है। तो वहां पर जब आपने ऑर्गेनिक केमिकल जो बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा तो आपको पता चल गया कि बॉन्डिंग कैसे बनता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। वो क्यों कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम स्पेशली क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये तो ना तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ना तो मेटल के कैटेगरी में आता है, ना कि नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। इसका एक अपना ही कैटेगरी है, ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से बनाता है। और वो किस कारण से ऐसा होता है? तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन वर्ड सुने हैं? द लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी और इतनी वास्ट होके हमें पढ़नी है। वो सारा कुछ पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 2 बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह का बिहेवियर दिखाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस तरह का बिहेवियर दिखा सकता है, उसको हम पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर। चैप्टर का नाम एज सच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, जिसको हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ the branch of chemistry that deals with the study of organic compounds, the branch of chemistry that deals with the study of organic compounds, ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स से मिलकर। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, थोड़ी देर में आपको जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब मेरे मन में जो दूसरा डाउट आना चाहिए कि सर ये ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मैटर एंड क्लासिफिकेशन बताया था तो वहां पे मैंने आपसे जरूर कहा होगा मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज प्योर सब्सटेंस, वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट 4 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैस। और कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा मैंने आपको बताया होगा। अब वहां पर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की परिभाषा थी वो क्या थी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जो रॉक्स एंड मिनरल्स से हमें मिलता है, जिसका सोर्स क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स है, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की परिभाषा है कि जिसका सोर्स
जिस सब्सटेंस का सोर्स रॉक्स एंड मिनरल्स हो, रॉक्स पर प्लस मिनरल्स, उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका सोर्स क्या हो? जिसका सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, प्लांट्स प्लस एनिमल्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यह एक परिभाषा जो आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक, जो आपने डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे आप इसको लिख लीजिएगा, सो दैट कि आपको पता चले कि भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ वो कहां से हुआ। अब ये समझने के बाद जो पहली चीज मेरे मन में एक डाउट क्रिएट हो रही है वो ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है? कोल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है? इसका आंसर इनऑर्गेनिक होना चाहिए। इसका आंसर इनऑर्गेनिक होना चाहिए। व्हाट विल बी द रीजन ऑफ इनऑर्गेनिक? बिकॉज जमीन के अंदर ये कहीं पर धरती के भीतर पाया जाता है। इसका मतलब ये रॉक्स एंड मिनरल्स का पार्ट है, इसलिए हमें कोल क्या है? कोल इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो परिभाषा है उसको जरा और डिटेल में हमें समझना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो परिभाषा है वो क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका सोर्स प्लांट एंड एनिमल हो और अपने जीवन काल में वो एक ना एक बार जीवित होना चाहिए। अपने लाइफ स्पैन में, चाहे वो किसी भी टाइम पर हो, 1 लाख साल, 1 करोड़ लाख साल भी हो, पर अपने पूरे कार्यकाल में कभी ना कभी वो जीवित होना चाहिए। अब मुझे बताइए कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जब डेब्रिस होके अर्थक्वेक हुआ, उसके अंदर चला गया, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो किस में कन्वर्ट होता है? कोल में। तो क्या अपने पूरे जीवन काल में वो कभी ना कभी जीवित था? अगर वो कभी ना कभी जीवित था तो उसका सोर्स वो क्या कहलाएगा? वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोल के बाद एक और एग्जांपल पूछूं आपसे पेट्रोलियम का, व्हाट विल बी द पेट्रोलियम? पेट्रोलियम किस चीज का उदाहरण होता है? पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक होता है। भाई, बिकॉज पेट्रोलियम कैसे बनता है? डेड्स ऑफ बिग फिशेस जब मरते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जब मरती हैं, तो फिर उसका जो रिमेन्स है वो जब धरती के अंदर या अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रहता है जमीन के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्यों? बिकॉज अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी वो क्या था? जीवित था। और अगर वो जीवित था इसका मतलब वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी अब के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आंसर नहीं देना है कि खाली उसका सोर्स प्लांट एंड एनिमल होना चाहिए। ये आंसर देना है कि अपने जीवन काल में कभी ना कभी, अपने लाइफ स्पैन में वो क्या होना चाहिए? उसमें लाइफ होना चाहिए। अगर उसमें लाइफ है तो इवन इफ वो रॉक्स एंड मिनरल्स में पाया जा रहा है, पर अगर कभी ना कभी वो जीवित था तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और अगर कभी भी अपने जीवन काल में वो जीवित नहीं था तब हम उसे क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। गॉट इट? ये विशेषकर ये दोनों जो एग्जांपल डिस्कस करने का बस एक ही मेरा ये था कि आपको पता चले कि कभी ना कभी अगर वो अपने लाइफ स्पैन में लाइफ कंटेन करता था तभी हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और एल्स इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चूंकि अब आप 11th में आ गए हैं तो परिभाषा को थोड़ा बेटर तरीके से जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप ही नीट की एग्जाम देंगे, आईआईटी की एग्जाम देंगे, वहां पे टेक्निकल क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वहां पे अगर आप टेक्निकली नहीं साउंड होंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। और नीट में पूछा हुआ सवाल है, नीट में पूछा हुआ सवाल है कि कोल, सिर्फ कोल इस चारों में से कौन सा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है? आपको एबीसीडी में टिक करना था। सारे लोग ये आंसर कोल का, सबके मन में, जैसे आपके मन में आया इनऑर्गेनिक, ऐसे सबके मन में इनऑर्गेनिक आया। दे डिडंट कंसीडर दिस टू बी एन इनऑर्गेनिक, वेयर उसके बगल में एक दूसरा कंपाउंड दिया हुआ था जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ था, लेकिन वो इनऑर्गेनिक था। उसको सबने क्या कर दिया?
टिक कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको सबने ऑर्गेनिक मान के क्या कर दिया, टिक कर दिया, तो उसको ध्यान रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये सब लिख लिया ना आपने, आगे बढ़ते। अ पर्सन कॉल्ड एज एफ होलर, FWOHLER, in the year 1828, in the year 1828 एक पहला चमत्कार किए। क्या चमत्कार किए भाई साहब? ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ क्या चमत्कार, को क्या करे, कुछ चमत्कार किए क्या? हाँ हाँ सर, एक एनिमल का कोई एलिमेंट जो होता है, जो कंपाउंड जो होता है, हाँ वो बन गया था, रिफॉर्मेशन ऑफ इसका। मतलब उसको कुछ कुछ तो पता है, पर एग्जैक्टली क्या है नहीं याद आ रहा है उसको। क्या हुआ, ऑर्गेनिक चीज कहां मिलती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो इसको तो हम लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रिपेयर लेबोरेटरी में यूरिया, और यूरिया लेबोरेटरी में जैसे उन्होंने प्रिपेयर किया तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहां प्रिपेयर करने लग गए। वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा चेंज हो गई। और इसी वजह से आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां आप नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, आपको अभी नहीं पढ़े हुए। अगर मान लीजिए आप जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन, रिमर रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, आप पढ़ेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। अब जिस साइंटिस्ट ने जिस कंडीशन पर फलाने सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया लेबोरेटरी में, उसके नाम की रिएक्शन बन गई। इसीलिए उनको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, नेम रिएक्शन। और उसको हमको याद रखना पड़ता है क्योंकि वो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक चीज को लेबोरेटरी में क्या किया, प्रिपेयर कर लिया। और इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग आपको 100 से ज्यादा नेम रिएक्शन याद करने पड़ेंगे, अभी से लेके क्लास 12 तक, जहां पे आपको फलानी चीज को फलानी चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और कुछ कुछ कंडीशन, अब वो कंडीशन चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? उस साइंटिस्ट ने इसी कंडीशन पर अगर वो रिएक्शन की है तो हु एम आई टू चेंज दैट कंडीशन? मेरे को तो एज इट इज याद करना पड़ेगा, कि वो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में उसी कंडीशन में, उसी टेम्परेचर, उसी प्रेशर पे अगर कोई कंपाउंड बनाया है और उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो हम तो उसको नहीं बदल सकते। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए टाटा को कैसे, जमशेदजी टाटा ने ये इतना बड़ा टाटा स्टील प्लांट कैसे बनाया, तो जैसे बनाए होंगे वैसे ही हमें पढ़ना होगा। अब ये तो नहीं बोलेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं, कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा। यू कैन नॉट डू दैट, वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसके बाद की चीजें बदल सकती है। आप हो सकते हैं कोई VP बन जाए, आप हो सकते हैं MD बन जाए, चेयरमैन बन जाए, तो आप भली चेंज कर सकते हैं। आगे की चीजें जो हो चुका उसको तो नहीं परिवर्तन कर सकते। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक में भी जो केमिकल रिएक्शंस वो साइंटिस्ट जब जिंदा था तब उसने करके दिखा दिया, तो वो रिएक्शन जैसे कंडीशन पे उसने किया है, जिस रिएजेंट को लेके किया है, जिस कैटलिस्ट को लेके किया और जिस सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में बदला है, वो हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। इसकी शुरुआत किसने की? एफ होलर ने, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखिए, एफ होलर इन द ईयर 1828 कन्वर्टेड अमोनियम सायनेट into urea in laboratory and this was a remarkable achievement. As a organic compound was prepared not by plant and animal but in the laboratory. An organic compound was prepared not by plant and animal but in laboratory, and hence F. Holer was considered as father of organic chemistry. Not by plant and animal but in laboratory, therefore F. Holer was considered as the father of organic chemistry. फिर क्या? फिर तो लड़ी लग गई। ये पहला आदमी था, ये 1828 में। उसके नीचे दो एग्जांपल और लिख लीजिए। सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे
अब तो फिर सारे लोग लग गए ना, जितने साइंटिस्ट थे सब लग गए। साला जब उसने कर दिया तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी चालू हो गया। अब ये सामान लेके उसमें डाल रहे हैं, वो सामान को लेके इसमें डाल रहे हैं, कुछ तो करके, क्योंकि देखिए नया फील्ड था, सब लोग चाहते थे मेरा भी नाम हो, भाई होलर ही खाली क्यों अपना नाम करे। सब लोग अपना नाम लगाने में लग गए। बस वो लोग अपना नाम बनाने के लिए, नोबेल प्राइज पाने के लिए जो किए, उसका भुगताना हमें करना पड़ रहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा ये सारा कुछ। अगर वो लोग के बीच में रेस नहीं लगा होता तो शायद हमें ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना पड़ता। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी अपशब्द बोलना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो मुझे देख के मत बोलिए। मैंने नाम आपको लिखवा दिया है, अभी वो नहीं है, पर आप उनको मन भर जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, मेरे को मत दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल क्लियरली उसका नाम, डेट उट सब लिखवा दिए, उसको आपको मन भर जो भी देना है दीजिए। डोंट से एनी दैट बीप वर्ड कंसिडरिंग माई नेम। देन सेकेंड एक और एग्जाम्पल, ब्रेथलॉट नामक साइंटिस्ट ने मीथेन बनाया पहली बार लेबोरेटरी में। हाँ, ये खाली नाम लिख लीजिए। पहला नाम तो था कोल्बे, जिन्होंने सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड किया इन 1845। कोल्बे, COLBE, नॉट सुनबे, कोल्बे, KOLBE, कोल्बे, इन द ईयर 1845 डिड दिस सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। तो लेबोरेटरी में उसने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बनाया। दूसरे एक साइंटिस्ट थे ब्रेथलॉट, BRETHELOT, ब्रेथलॉट prepared methane in the year 1856। बस उसके बाद क्या था, ये तो शुरुआत थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसके बाद तो सारे लोग पीछे पड़ गए कि अब तो जो हो जाए, मैं भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के ही दम लूंगा लेबोरेटरी में। और ऐसे ही उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, और बनाते 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 कुल 12 क्लास में आपको कितने नेम रिएक्शन पढ़ने, मोर देन 100 नेम रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में आपको पढ़ना है। 11-12 मिला के लगभग 100 नेम रिएक्शन पढ़ना है। जैसे एक एक नेम रिएक्शन ही है ना, कि भाई वो एफ होलर ने यूरिया बनाया, कुछ तो कंडीशन में बनाया होगा। क्या कंडीशन है, अमोनियम साइनाइड को जब उसने हीट किया तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, तो ये उसने लेबोरेटरी में किया होगा, करके देखा यूरिया फॉर्मेशन हो गया और ये चमत्कार हुआ। भाई जो यूरिया बनता था प्लांट में, अभी वो यूरिया को हमने लेबोरेटरी में बना लिया। जो ग्लूकोज बनता है प्लांट में, अभी ग्लूकोज हम कहां बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, ग्लूकोज डी, और आप पीते भी हैं उसका ग्लूकोज डी, बोले उसमें विटामिन डी रहता है इसलिए पीते हैं। ग्लूकोज डी में डी क्या है, हाँ ग्लूकोज, ग्लूकॉन तो कंपनी है, लाइक उसने नाम दे दिया। आप कह रहे हैं सर सोप, नहीं बोले सर हिमानी लगाते हैं हम तो, है नहीं बोले सर लक्स इंटरनेशनल, क्योंकि अभी वो क्या नाम है वो लड़की का, आलिया लगाती है, इसलिए मैं भी लगाती हूँ। हाँ, एल और डी फॉर्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रासायनिक मिक्सचर होते हैं एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। हमारे शरीर में सिर्फ डी फॉर्म एक्सेप्टेबल होता है, एल फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ डी फॉर्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि ग्लूकोज डी है मतलब उसमें ग्लूकोज के साथ विटामिन डी लगा हुआ है, सूर्य की अब आवश्यकता नहीं है, सूर्य नहीं भी होगा तो हम ग्लूकोज डी पी के अपना जीवन यापन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया। हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, हमें मुख्यतः दो क्लासिफिकेशन आज की क्लास में पढ़ने हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो आप जिस भी पेज पर हैं उस पेज को छोड़ते हुए आप एक लैंडस्केप मोड में जाएं। लैंडस्केप मोड का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको पता है। दिस इज कॉल्ड एज लैंडस्केप मोड। इस तरह के पेज में आपको बनाना है। मैं पहले पूरा बना लेता हूं, फिर आप उसे देख के बनाइएगा। रीजन, आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। हेडिंग आपने डाला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर 2-3 लाइनें लिखनी है, उसके बाद लिखिएगा राइट, ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ, ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन पावर, due to the unique properties of catenation power. What do you mean by catenation? Self linkage power of carbon is known as, not only carbon, all the compounds जो कि बॉन्डिंग में जाते हैं, खास करके कोवेलेंट बॉन्ड में जाते हैं, उसमें लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा पावर ऑफ सेल्फ लिंकिंग,
power of self-linking, carbon forms millions of organic compound, and to study these compounds and millions of organic compound, and to study these compounds it is necessary to classify them. It is necessary to classify them. It is necessary to classify them. Therefore, organic compounds are classified into in two ways. पहला है classification based on carbon skeleton and दूसरा है classification based on functional group. तो पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन. अब आप हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन. क्लासिफिकेशन, अब लैंडस्केप मोड में जाके, जैसा मेरा ये बोर्ड है ऐसे ही अपनी कॉपी में भी आपको लैंडस्केप मोड में ले जाना है. डन. उसमें पहले मैं पूरा बना लेता हूं, फिर ही आप बनाना स्टार्ट करिएगा. सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी चाहिए वो ये है ऑर्गेनिक, नॉट केमिस्ट्री, कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिखिएगा मत, क्योंकि अभी आप जानते नहीं हैं कि आपको कितनी जगह लगेगी लिखने में. ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्यतः ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार में विभाजित हैं, दो प्रकार में डिवाइडेड हैं. एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स. एक क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड्स. व्हाट इज एलिफेटिक कंपाउंड? एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स, या इसी को हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज एसाइक्लिक कंपाउंड. एसाइक्लिक कंपाउंड. अब देखिए, एज द नेम इज सजेस्टिंग कि एलिफेटिक हो कि एसाइक्लिक हो, साइकिल के आगे ए लगा है. आपने गाना सुना होगा, साइकिल साइकिल, नहीं ये वो वाला साइकिल है. हाँ, और दूसरा भी गाना सुना होगा, राउरकेला से, वो रांची से राउरकेला तेरे लिए. हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? नहीं सुना? सुना है ना वो वाला सॉन्ग. वो वाला साइकिल नहीं, और एक साइकिल छाप अगरबत्ती भी होती है, वो वाला साइकिल भी नहीं. साइकिल के आगे ए अगर लगा होता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है? साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, इसलिए इसको क्या बुलाया? एसाइक्लिक बुलाया. एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एसाइक्लिक कंपाउंड. उसी को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. तो दिस इज ओपन चेन कंपाउंड. और जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो मुख्यतः तीन ही प्रकार के होते हैं. वो मुख्यतः तीन ही प्रकार के होते हैं. एक होता है एल्केन्स, एक होता है एल्कीन्स, और एक होता है एल्काइंस. लिखिएगा मत, अभी हम बोले लिखने नहीं, मिटा रहा हूं. ये दो ही प्रकार के होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड. एक क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड. दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड द अदर इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. ये पढ़ा है क्या 10th में? सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो. ये सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल क्या होता है? एल्केन. एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज एल्कीन एंड द अदर इज एल्काइन. और एल्कीन की फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. और ये क्या होता है? CnH2n-2. वेरी गुड. ये साइड हमारा पूरा पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. एक साइड और इसके नीचे हमें कहीं भी नहीं जाना है. अब अगर चूंकि यहां पे एलिफेटिक है या एसाइक्लिक है तो दूसरी साइड पे क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड होंगे. तो दूसरी साइड आप क्या लिखेंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स. सेकेंड साइड आप लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स. और इसी साइक्लिक कंपाउंड्स को आप क्या लिखते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड. क्लोज्ड चेन कंपाउंड. ये कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं है, इधर पता नहीं कहां तक जाएगा. इसलिए आप अपनी कॉपी में ये वाला जो पार्ट है ना, ये 25% में ही कर लीजिएगा. माने आपकी कॉपी में जो लैंडस्केप मोड में आप 25% में इसको लिखिएगा, 75% इधर का जगह बाकी है.
इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को जो ये 75% चाहिए ना, मेरे को दिख नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि मेरा तो 50% कंप्लीट हो चुका है। मेरे को इधर बहुत कुछ लिखना है, तो अभी आप इधर वाला एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटा के फिर इसका टेबल सा बना पाऊं। ठीक है, जल्दी से इतना लिख लीजिए। याद रखिएगा ये वाला पार्ट आपको 75 से भी कम 20 में ही हटा लीजिएगा, इस वाले को माने इधर थोड़ा सा में ही पूरा हटा लीजिएगा। व्हाट इट, जल्दी जल्दी लिखें, फिर मैं आगे के क्लासिफिकेशंस लिखता हूं। डन, जल्दी जल्दी लिखें। लिख लिया सबने? चलिए अब सेकेंड साइड पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड साइड का क्लासिफिकेशन क्या है? सेकेंड साइड इज ऑल दी साइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड साइड पे आपको क्या लिखना है? साइक्लिक कंपाउंड लिखना है। याद रखिएगा अगर किसी बच्चे का ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो गया तो आप समझिए कि आपकी किसी भी सो कॉल्ड कंपटीशन एग्जाम में आपका सीट कंफर्म हो गया। ऑर्गेनिक कंफर्म हुआ मतलब फिजिकल सब लोग बना लेते हैं, ये फिजिकल में बहुत रोड़ा नहीं होता, फॉर्मूला है उसको यूज करिएगा आंसर आएगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेंशन नहीं होता। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट लर्निंग, आप कितना रट सकते हैं। लर्निंग मतलब आपसे सवाल क्या पूछेगा? वो वाला जो सबको पता रहता है। एक्सेप्शन पूछेगा तो एक्सेप्शन जिसको याद रहेगा वो टिक करेगा, जिसको नहीं याद रहेगा वो नहीं टिक करेगा। पर ऑर्गेनिक क्या है? ये सबसे अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप परफेक्ट आंसर लिख पाएंगे, नहीं समझे तो नहीं लिख पाएंगे। तो समझना ऑर्गेनिक बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऑर्गेनिक रटना है, समझना है। अगर आप समझ गए तो आप कोई भी आंसर लिख देंगे। सिर्फ लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट ऐसा क्यों बन रहा है। तो वो सब तो खैर बहुत ऑफ लेट आएगा, और 11th क्लास में तो बहुत टुच्चा सिलेबस है। वो इसलिए है क्योंकि जो अगला क्लासिफिकेशन जब मैं आपको बना के दिखा दूंगा तो आप खुद ही उसका एहसास कर लेंगे, ओ माय गॉड, यो यम जी, ऐसे करके आपका ना रिएक्शन आएगा। अच्छा आपको अभी हंसी आ रही है, थोड़ा देर वेट करिए, आपको पूरा विश्वास दिला दूंगा। आपके अगर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आया मेरा नाम बदल दीजिए, क्या बदल, कुछ अच्छा ही रखिएगा। पर आप लोग, मुझे पता है कि नाम बदलने में नहीं दूंगा ना, मेरे को पता है कि मैं नाम नहीं बदलने दूंगा आपको। एनीवेज, ये फर्दर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। एक साइड आप लिखें हेट्रोसाइक्लिक, अभी मत लिखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक साइड आप लिखेंगे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब मेरे को ये वर्ड ही खुद सजेस्ट कर रहा है। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेट्रो, हेट्रो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी वहां कुछ होना चाहिए, वेयरएज यहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो होमोसाइक्लिक के अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हैं, लिखें फुरान, इसके नीचे मैं बता देता हूं, ये सब एग्जांपल उसके नीचे आप लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज फुरान। बहुत सारे ऐसे लिस्ट में दे दूंगा आगे चल के। पाइरोल, आप लोग अपनी कॉपी में इसको कहां लिखेंगे मैं बताता हूं। आप लोग कहां लिखेंगे? यहां पे आप लिखे ना, इस साइड पे, उस साइड में आप जिधर आप लिखे हुए उसी साइड पे आप हेट्रो लिखिएगा। हाँ, क्योंकि मेरे को क्या था ना, इधर मैं मिटा के इधर यूज करने वाला था, इसलिए मैंने इधर लिख लिया, क्योंकि मेरे को तो पता है ना कि इसके बाद मेरे को यहां खाली मिलने वाला है। पर आपका तो इस तरफ भरा हुआ है, तो आप इस तरफ हेट्रो करिएगा, उस तरफ होमो, ताकि उधर आपका पूरा खाली रह जाए, जहां पे आप आसानी से उसको सजा पाए। क्या बोला, समझ में आया? इस तरफ हेट्रो लिखिए, उधर आप लिखेंगे होमो, ताकि हेट्रो यहां भर जाएगा और होमो के बाद आपके पेज में बहुत सारी जगह रहेगी। मेरे पास क्या था कि इधर मुझे जगह मिल रहा था, इसलिए मैंने होमो यहां लिख लिया। व्हाट इट?
आपकी कॉपी में ऐसा करिएगा, दिस इज पाइरोल, दिस इज पाइरोल, दिस इज पाइरोल। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में थायोफीन, नेक्स्ट इज थायोफीन। वर्ड थायो जहां लग जाए ना, समझिएगा वहां सल्फर लगा हुआ है। थायो वर्ड का मतलब होता है सल्फर, थायोफीन। नेक्स्ट इज पायरिडीन, नेक्स्ट इज पायरिडीन, नेक्स्ट इज पायरिडीन, दिस इज पायरिडीन। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, आप ये कुछ 4-5 एग्जांपल ही लिखिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ है, जैसे दीज ऑल आर कार्बन वेयर एज दिस इज ऑक्सीजन, तो ये उसके अलावा भी एक फॉरेन एलिमेंट है। फॉरेन एलिमेंट होने की वजह से इसको क्या बोला, हेट्रोसाइक्लिक बोला। दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के नीचे और कोई क्लासिफिकेशन नहीं आता, इसलिए हमें इसे यहीं पर बंद करना है। अब जो एकमात्र क्लासिफिकेशन रहेगी वो क्या है, होमोसाइक्लिक। अब ये पूरा बोर्ड में मिटाऊंगा और सिर्फ होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन हम लोग लिखेंगे। गॉट इट? ये इतना ही, इसके नीचे और नहीं आएगा, बस ये इतना ही कंप्लीट है। तो आप इसको पूरा नीचे तक भी भर सकते हैं। अब यही पूरे में भरेगा आपके, ठीक है। अब मैं इस तरफ वाला मिटा दूं, ये मिटा दूं पूरा, चलिए, क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसलिए मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग तो लिख चुके हैं, मुझे जगह चाहिए इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। होमोसाइक्लिक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बने हुए होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यानी होमोसाइक्लिक यहां से फर्दर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। यहां पे फर्दर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। ये इसका फर्स्ट टाइप और ये इसका सेकेंड टाइप। जो इसका फर्स्ट टाइप है दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। व्हाट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, व्हाट डू मीन बाय एलिसाइक्लिक कंपाउंड? तो इसके नीचे इसका डेफिनेशन लिखेगा, द कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। द कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉलो हक्कल रूल, डू नॉट फॉलोज हक्कल रूल, जो हक्कल रूल फॉलो नहीं करे, लेकिन कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। वो भी कैसा, होमोसाइक्लिक, यानी सारे हाइड्रोजन या कार्बन ही होने चाहिए। जैसे दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। These all are the examples of those compounds which are alicyclic, which are alicyclic. Then comes aromatic compounds. यहां पे लिखिएगा aromatic. अब मैं एक क्लास अब बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कैसे लिखेंगे। आप यहां पे लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, फर्दर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको और जगह कैसे छोड़ना आपको समझ में आ रहा है। इसके नीचे और नहीं आएंगे, अब इसके नीचे 2 पार्ट आएगा, तो आप ये वाला लिख लीजिए। इसको 2 पार्ट जो लिखेंगे उसका नाम लिख के और नीचे जगह इतना छोड़िएगा कि आप भर सकें उसे। इस साइड का मिटा रहा हूं, हेट्रोसाइक्लिक मिटा रहा हूं, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह की कमी है, तो मैं एक साथ तो नहीं लिख सकता। तो आपने लिखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड की परिभाषा क्या होती है? एरोमेटिक कंपाउंड की परिभाषा होती है द वन विच फॉलोज, दोज कंपाउंड विच फॉलोज हक्कल रूल। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, ये कौन सा सर आप हक्का नूडल बना रहे हैं, ये हक्कल रूल क्या है जिसके बारे में आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस कंपाउंड को, ये जो रूल है इसको हम हक्कल रूल कहते हैं। और जिस कंपाउंड का हक्कल रूल फॉलो होता है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच फॉलोज हक्कल रूल, और हक्कल रूल कहता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब बनेगा तो एक पाई बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज करिए ये मैंने क्या बनाया, बेंजीन बनाया, दिस इज अ बेंजीन।
बेंजीन में ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या इस फॉर्मूले में n की किसी भी वैल्यू के लिए, n क्या क्या हो सकता है? n हो सकता है 1, n हो सकता है 2, n हो सकता है 3 एंड डॉट डॉट। क्या किसी भी n की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है? तो जब आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना होगा? 4 + 2 = 6। अगर इसके अंदर 6, यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ये इस फॉर्मूले को वैलिड हो रहा है। अगर इस फॉर्मूले को वैलिड हो रहा है मतलब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। और अगर हक्कल रूल फॉलो करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ये लॉजिक क्लियर हुआ सबका? क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, यहां पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देयर आर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एज 3 बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड आर देयर। एक पाई बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको ये पुट करेंगे तो यहां 6 हो जाएगा? तो जब आप n की वैल्यू क्या डालेंगे? 1 डालेंगे तो 4 × 1 = 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब हक्कल रूल फॉलो हो गया, और हक्कल रूल फॉलो हुआ तो एरोमेटिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइएगा क्या यहां पे हक्कल रूल फॉलो हो रहा है? क्या कितने पाई बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर आप यहां पर कुछ भी डालें 1 2 3 4 में से तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए? नहीं। तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? ये एरोमेटिक नहीं होगा, या इसको नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। वो क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, पर इसको भी फिलहाल हम क्या बोल सकते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या मैंने ये कंपाउंड कहां पे बनाया था? ये कंपाउंड कहां बनाया था? एरोमेटिक में बनाया, नॉन एरोमेटिक में बनाया? नॉन एरोमेटिक, विच इज ऑल्सो नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। गॉट इट? चलिए, अब ये आ गया एरोमेटिक कंपाउंड के नीचे फॉलोज हक्कल रूल। अब ये हक्कल रूल समझ में आ गया? कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हक्कल रूल का क्या मतलब होता है। हक्कल रूल एक ऐसे रूल को कहते हैं जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हक्कल रूल कहते हैं। गॉट इट? चलिए, अब हक्कल रूल के नीचे आप लिखेंगे ये फर्दर कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं बेंजोनॉइड कंपाउंड, एक को बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। वन इज बेंजोनॉइड कंपाउंड एंड वन इज नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। वन इज बेंजोनॉइड कंपाउंड एंड वन इज नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। अब इसके कुछ एग्जांपल लिखने और इसके कुछ एग्जांपल लिखने, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब बेंजोनॉइड कंपाउंड किसे बोलते हैं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ये बेंजीन रिंग हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। अगर वहां पे बेंजीन रिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजोनॉइड कंपाउंड। और अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोनॉइड। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए। मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए ऊपर की ओर, है ना? मिटा दूं इसे सारा। हक्कल रूल लिख लिया सबने? हक्कल रूल का एग्जांपल भी लिख लिया? चलिए, ये एलिसाइक्लिक मिटा दूं? चलिए, वेरी गुड, ये भी मिट गया। अब ये सारा चीज मिटा रहा हूं। चलिए, ये बेंजोनॉइड का एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। ये बेंजोनॉइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। बेंजोनॉइड कंपाउंड है, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। और अब ये नीचे से भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, अब इसके नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किसे बेंजोनॉइड कंपाउंड कहते हैं और किसे नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। बेंजीन एंड नेप्थलीन। बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजोनॉइड कंपाउंड। नेप्थलीन नाम सुना होगा। नेप्थलीन बॉल्स होते हैं ना, जो बॉल्स हम लोग यूज करते हैं, वो फ्रीज गोदरेज वगैरह में कपड़ों के पास रखते हैं ना, फिनाइल बॉल, नेप्थलीन बॉल्स, दैट इज ओनली नेप्थलीन। तो दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज नेप्थलीन। नेप्थलीन, नेप्थलीन, these are the examples of benzonoid compound। फिनोल, फिनोल में तो ऑक्सीजन आ गया,
उस पर जो OH लग गया तो वो डेरिवेटिव होगा, वो डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहे अभी, सिर्फ कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर जो परिभाषा है उसको देख रहे हैं। फिर जब OH ग्रुप लगेगा तो वो फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने दूसरा क्लासिफिकेशन क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ, आपने कार्बन स्केलेटन लिखा और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो वो जब लिखेंगे वहां पे अल्कोहल आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। इसके नीचे लिख लीजिएगा, दे हैव बेंजीन रिंग, दे हैव बेंजीन रिंग। यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है और यहां दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। और ऐसी एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोलोन। दिस इज अ 7-membered ring, tropolone. This is a 7-membered ring. This is a 7-membered ring. एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन, 7-membered ring। कुछ इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन, दिस इज अ नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड बिकॉज यहां पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, यहां पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। डन। अब इससे बृहद फॉर्म का क्लासिफिकेशन, दैट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन जो आप लिखेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगली क्लास से फिर हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओर चले जाएंगे। ठीक है। नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए आपको क्या करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। नोमेनक्लेचर वाली जो शीट है वो शीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास 12th में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके लेक्चर नंबर 1 में वो शीट का एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जीओसी के लिए लेक्चर 5 में लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोनों पेपर अगर आपके पास होगा तो आपको जीओसी और नोमेनक्लेचर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वो शीट बनाया गया है ताकि आपको तुरंत वो समझ में आ जाए। अगर आपका पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो ये मैं अब मिटा रहा हूं। डन। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वापस से मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत हड़बड़ा के नहीं बनाना है। मैं जब बना लूं उसके बाद मुझे देखकर बनाइएगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसी प्रकार से आप बनाएंगे। हाँ, उसके लिए भी लैंडस्केप पेज ही यूज करना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड फिर लास्ट में जाके इधर कहीं पे चौथा। आप लोग अभी रुक जाइएगा, आप लोग अपना बुद्धि मत लगाइए, जब मैं बोलूंगा तभी बनाइएगा। सबसे पहले आप लिखते हैं यहां पे कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर दो तरह के कंपाउंड बनेंगे। एक बनेगा एल्कीन्स जहां पे कितना होता है C डबल बॉन्ड, और दूसरा बनता है एल्काइन जहां पे होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले जिसको आप क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आता है। या फिर ऐसा करिए, मल्टीपल बॉन्ड्स ना डाल के आप डालें, लिखा नहीं है ना, मैंने मना किया था लिखने के लिए। सबसे आप लिखें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता सैचुरेटेड, एक होता अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आएगा एल्केन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड के अंदर आएंगे दो, एक होगा एल्कीन जिसके अंदर क्या होगा डबल बॉन्ड,
और एक होता है एल्काइन जिसके अंदर होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर इस साल हमें क्या पढ़ना है? इस साल आपको जीओसी के अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। आपने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये पहले ही वाला हाइड्रोकार्बन है और मैंने ना सबसे कम जगह इधर छोड़ा है, सबसे ज्यादा जगह उधर छोड़ा हुआ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कहीं उधर होगा। तो अब मैं जो वो ओ माय गॉड वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो भी आएगा, अभी और थोड़ा और रुक जाइए, वो आएगा। अब देखिए सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन है दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव। सेकंड जो क्लासिफिकेशन उसको क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सेकंड इज हैलोजन डेरिवेटिव। अब देखिए हैलोजन डेरिवेटिव किसे कहते हैं? ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं, ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेलो एल्केन्स, दूसरा होता है हेलो एरीन्स। इसको बोलते हैं अल्काइल हलाइड और इसको बोलते हैं अराइल हलाइड। दिस इज अराइल हलाइड, ARYL, अराइल हलाइड। अल्काइल हलाइड मतलब RX, वेयर X इज फिर कल बाहर आई बग बेहुदा। आंटी कैसे होगा? आंटी तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फिर कल बाहर आई तक ही होगा, आंटी नहीं होगा। हेलोजन सिर्फ फिर कल बाहर आई, आंटी को उतना ज्यादा याद नहीं करना है, अरे आजकल के लड़के पता नहीं। और अराइल का क्या है? दिस इज बेंजीन रिंग पर जब X लग जाता है, X मतलब वो नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, X लग रहा है मतलब हैलोजन लग रहा है, X मतलब फिर कल ब्रोमीन और आयोडीन तक ही, आंटी को नहीं लाना है, आंटी रेडियो एक्टिव है, ज्यादा एक्टिवेट हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो बस यहीं तक। दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। देन कम्स थर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देन कम्स थर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, OXYGEN, ऑक्सीजन कंटेनिंग, बनाइएगा मत, कंटेनिंग कंपाउंड्स। मैं पहले भी बोल रहा हूं, अभी गलती से भी जरूरत मत कीजिएगा बनाने का। रीजन बीइंग, देख लीजिए पहले फिर बनाना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मेरी एक तो हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है और ऊपर से मैं थोड़ा क्लियरली लिखना भी चाहता हूं ताकि आप समझ पाए। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर कुल मिलाकर आपको 5 भाग लेना है। अच्छा चलिए देख लेते हैं, पता नहीं मैं हटा भी पाऊंगा कि नहीं। इसके ना कुल 5 भाग होते हैं, इतना पहले लिख लीजिए। ये लिखेंगे आप कितने पेज में पता है? ये लिखिए ना, मैं बता रहा हूं ना, इतना ज्यादा लास्ट और फ्रंट नहीं करना है। इसको आप ना 30% पेज में कंप्लीट कर लीजिए, ये ज्यादा नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा 30% में, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसमें 60% बच गया, 70% वो 35 ये दोनों में जाएगा, ठीक है। तो इधर आप पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं मिटाऊंगा तो फिर मैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लिखूंगा कहां? मेरी तो हैंडराइटिंग इतनी बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो ये दोनों जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। पहला चैप्टर क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन जो कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइन। और आपका जो पहला चैप्टर है वो यही है, हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में, है ना। देन दूसरा है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव क्लास 12th का पहला चैप्टर है, क्लास 12th का पहला चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जहां पे आप अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ते हैं RX और अराइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड आर आल्सो नोन एज हेलो एरीन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज हेलो एल्केन। एक में बेंजीन रिंग लगा है, एक में R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो ग्रुप बनता है उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। पढ़ाएंगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे होंगे तब। यहां तक लिख लिया सबने?
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ वही मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ होता है, वही 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 बात है। भैया भी यही सोच है, मतलब हम भैया जैसे बहुत आगे तरक्की करें। चलिए ये हो गया। अच्छा एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन तो लिख लिया होगा। चलिए ठीक है। ये होने के बाद मेरे ख्याल से ये इतना छोटा सा ये तो आपने तुरंत ही लिख लिया होगा। और ज्यादा बुद्धिमान बच्चा मुझे एक दिखाई दे रहा है, वो है आर्यन। उसने क्या किया कि देखा अब ये हाइड्रोकार्बन के नीचे की जगह खाली है, उन्होंने डब्बा बना के नीचे लाके इसको नीचे लिख लिया। कहानी खत्म सर, उधर जो लिखवाना है लिखवाइए, मेरे पास तो बहुत जगह है। गुड। चलिए तो ये हो गया हैलोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये आ गया हैलोजन और उसकी डेरिवेटिव की कहानी। अब जो आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें ध्यान से देखिएगा, इस तरह का मैं एक लाइन बना रहा हूं। इसमें जो पहला है दैट इज एल्कोहल, और एल्कोहल मतलब ROH। एल्कोहल मतलब ROH, एल्कोहल। या फिर यहीं पर एक और आप क्या लिखते हैं, फिनोल। फिनोल मतलब अराइल के साथ क्या लगा होता है, OH। दिस इज फिनोल। थर्ड इज ईस्टर, थर्ड इज ईथर। थर्ड इज ईथर। ईथर होता है ROR-। यानी आपकी क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पहला चैप्टर 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। 12th क्लास का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तीसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देन नेक्स्ट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज कार्बोनाइल compounds. Carbonyl compounds are further divided into two parts, aldehyde and ketone. aldehyde and ketone. aldehyde मतलब RC double bond OH, ketone मतलब RC double bond O R dash. This is aldehyde and ketone. This is called as carbonyl compound. अभी भी मत लिखिएगा क्योंकि इसके नीचे अभी बहुत बड़ा सा टेबल बाकी है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास जगह किधर है। एनीवेज ठीक है, मैं करता हूं। कार्बोनाइल कंपाउंड के नीचे आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां आप क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RC डबल बॉन्ड O OH। अगला जो आप चैप्टर पढ़ते हैं ना थर्ड के, मतलब फर्स्ट आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, सेकंड आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ेंगे क्या, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। उसका अगला पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर। उसका अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे जिस तरह से क्लासिफिकेशन बनाया जा रहा है उसी तरीके से चैप्टर के भी नाम है अगले साल 12th क्लास में। खैर अभी तो आधा हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देन यहां तक लिख लिया, सब नहीं लिखा है। इसके नीचे ना मेरे को और एक जगह चाहिए, यानी यहां पे और एसिड चाहिए, तो मैं कहां लेके जाऊं उसको। ऐसा करते हैं, मैं इधर ले लेता हूं, आप लोग अब जहां लेना होगा लेते रहिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, वही लाइन ना वहां से इधर आ गई है और यहां पे कंटिन्यू हो रही है, और यहां पे लिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड and its derivative, carboxylic acid and its derivative। अब इस डेरिवेटिव्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो ये डेरिवेटिव्स के अंदर आएगा 1 2 3 4। देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 1 2, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, लिखिएगा मत, मैं बताता हूं आप कैसे इसको हटा सकते हैं। What you can do is, आप ना इसको ना मैंने ऐसे ले लिया ना, आप ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा तो ये वाला के नीचे आप इसको 2 लिख सकेंगे, वो शायद जगह बनेगा। अच्छा फिर उसके लास्ट वाला भी है,
हाँ देखते हैं, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। अच्छा देखिए तो वो स्क्रीन में यहां आ रहा है, हाँ यहां तक आ रहा है, कार्बोक्सिलिक नहीं आ रहा। हाँ यहां आ रहा है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में पहला होता है ईस्टर, पहला होता है ईस्टर। ईस्टर जो है उसका फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एज अमाइड, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इसको कई बार एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ आर। और इसका जो चौथा वाला है ना, इसका जो चौथा वाला है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये इधर है, ये इसका फॉर्मूला एल्डिहाइड का। इसका जो चौथा वाला है उसका नाम है एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड किसको कहते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे क्या लग जाता है? एक्स। जहां पे एक्स क्या हो सकता है? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए, ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये तीन हो गए। फिर चौथा हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, इसको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। तो ये फर्दर दो प्रकार का, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। फिर लास्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आर सी डबल बॉन्ड हो और उसमें लगा हो OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके नीचे आया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव 1 2 3 4, ईस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड हैलाइड। ये खत्म हुआ तीसरा। अब इसके बाद एक और है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फोर्थ वाला। अभी तो तीन ही हुआ ना, पहला हुआ हाइड्रोकार्बन, दूसरा हुआ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, तीसरा हुआ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, और चौथा होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड कंपाउंड। इसमें ज्यादा छोड़े या उस वाले में ज्यादा छोड़े? ये ज्यादा है, उसमें थोड़ा कम है। उसमें मेरे ख्याल से इतने में ही हो जाएगा, मतलब और इतना इधर आना नहीं पड़ेगा शायद। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो ओ माई गॉड का एक्सप्रेशन अभी भी नहीं आया है, अभी आएगा, क्योंकि अभी चौथा बाकी है ना। तब जब पूरा बना लेंगे तब आप ही की कॉपी को मैं देख के बोलूंगा कि इस साल आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन, और अगले साल कितना पढ़ना है, बाकी जो बचा हुआ है। तो अब आप बताइए कि आपको ऑर्गेनिक में ओ माई गॉड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ओ माई गॉड। अच्छा, जब मैं हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ा दूंगा आपको, तो वही पढ़ के आपको लगेगा इतना ऑर्गेनिक होता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद जब आपको लगेगा माय गॉड इतना ऑर्गेनिक है, तो तब आप सोचिए कि जब आप अगले साल पढ़िएगा तो आप सोचिएगा यार फिफ्थ का मतलब तो पता नहीं कितना ऑर्गेनिक होता होगा। डरा नहीं रहा हूं, ये तो मैं आपको प्यार से बता रहा हूं, ये सत्य है और उसको आपको ग्रहण करना चाहिए प्रसाद समझ के। चलिए, ये लिख लिया सबने? डांट 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 क्यों रहे हैं? डांटिए मत। अभी आप बोले कि लिखो तो लिख रहे हैं। हाँ, अब देख लीजिए आपकी कॉपी में कैसा डिजाइन बनेगा तो ठीक रहेगा। हाँ, जैसे ये आ गया, इसके बाद इधर लेके इधर आ जाइए। वो वाला पार्ट हाँ, इधर ले लीजिए। हाँ, वेरी गुड, दे आर इंटेलिजेंट। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये अगला चैप्टर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है, दैट इज अमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट। तो वो फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा। जल्दी जल्दी लिखिए। एक्चुअली मेरे पास और बड़ा बोर्ड होता ना तो इसके नीचे फिर लिखता मैं। ये तो पता, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये RCOH, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं। कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये फर्दर 4 प्रकार के, ईस्टर,
RC डबल बॉन्ड O R डैश। आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नाम सुना है। नाम सुना है? अच्छा, ईस्टर, वो ईस्टर यही है। ईस्टर मतलब फ्रूटी स्मेल। कई बार देखे होंगे वो लड़के लोग जो कुछ पेन में एक स्मेल आता है ना, पेन से जो लिखते हैं, वो जो एक स्ट्रॉबेरी या कई बार स्ट्रॉबेरी बोलते हुए गलत जगह मत जाइए। स्ट्रॉबेरी मतलब नहीं, गलत जगह मतलब डोंट गेट इनटू चॉकलेट्स। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट वो सब चॉकलेट की तरफ मत जाइए। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये सब जो है ना, ये जो फ्लेवर्ड जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लेवर्ड जो आजकल फ्रेशिंग को क्या फ्रेश करने वाले जो ड्रिंक्स लेते हैं हम लोग, या फ्लेवर्ड जो आप पेन के अंदर जो कुछ फ्लेवरिंग वो देखते हैं, वो सब इसी ईस्टर से बनता है। आप लोग फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी दोनों सुनते हुए पता नहीं कहीं और चले गए। हम लोग का पता नहीं। नहीं मतलब मैं अगर जाने वाला होता तो मैं तो यही था, और मेरे लिए जाना क्या है, मतलब ये तो मेरा एक्सपीरियंस की बात है। पर आप लोग वहां जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आपकी अभी उम्र नहीं हुई उधर जाने के। मेरा तो क्या है, मैं तो शादीशुदा, साला 2-2 बच्चा है। नहीं ये जा रही है। और ये तो उठ के जा रही है। हो अच्छा, हो मेरे को लगा पता नहीं है मेडिकल शॉप निकल ली क्या। नहीं, वो फ्लेवर्ड चॉकलेट लेने के लिए। ओहो अच्छा ठीक है, ये मिटा सकते, चलिए ठीक है, हो गया। जल्दी जल्दी लिखें, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। एल्डिहाइड का ऊपर वाला है ना। एल्डिहाइड ये वाला है और कीटोन ये वाला है। एल्डिहाइड मींस RC डबल बॉन्ड OH, RCHO, CHO या COH एल्डिहाइड होता है, और RC डबल बॉन्ड O R डैश। याद रखिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O हो, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड के पार्ट 1। हाँ, कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 पार्ट, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड जिसमें RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन RC डबल बॉन्ड O R डैश। उसके नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O OH। उसके नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव ईस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड हैलाइड। डन हो गया यहां तक। चलिए, अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो फिर हम लोग इसके आगे की कहानी देखते हैं। चौथा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। चौथा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये रहेगा भी तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं। दैट इज फोर्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो देखिए ऐसे फिर 4-5 प्रकार के होते हैं। उसमें जो पहला प्रकार है दैट इज कॉल्ड एज अमीन्स, दैट इज कॉल्ड एज अमीन्स। और ये जो अमीन्स होते हैं ना, ये फर्दर 4-5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा अमीन होता है? वन इज 1 डिग्री अमीन, वन इज 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन बोलते हैं RNH2 को। देन इज 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन होता है RN(R)H को। देन होता है 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन इज RN(R)R". एंड देन होता है एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन बोलते हैं जहां पर इस पर क्या ग्रुप लगा हो, अमीन ग्रुप लगा हो, दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक अमीन। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। देन सेकेंड इज नाइट्रो कंपाउंड्स, सेकेंड इज नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं R पर NO2 ग्रुप अगर लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट साइनाइड, CYANIDE साइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N इज नोन एज साइनाइड। और अगला है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है आपको पता होगा, जहर को आइसोसाइनाइड बोलते हैं ना, और बहुत लोग आइसोसाइनाइड लेके निकल भी लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ राजा महाराजा के जो स्पाई लोग होते थे वो अंगूठी में एक ऐसा कुछ रखते थे, इसको जैसे ही पकड़ा गए तो चाटा और निकल लिए। वो चाटने वाली जो चीज है वो आइसोसाइनाइड है। अच्छा, वो जो एप्पल के जो सीड्स होते हैं उसके भी बीच में होता है ना आइसोसाइनाइड शायद, जो
फिर तो हम लोग निकल लिए होते। बीज नहीं, वो बीज के बीच मतलब वो टूटने के बाद निकलता है। Is it? एक मूवी में देखे थे मॉम। मूवी मतलब ये तो रील्स ही बनाने लग गई। अरे ठीक है, रील्स का ट्रेंड है, पर रियल एंड रील में अच्छा, अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता तो कई बार हम लोग बचपन में सुने भी थे कि अगर आप बीज खा लेते तो पेड़ उगता है, तो पेड़ की जगह पे कहीं साइनाइड ना होने लग जाए, होता होगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, आई डोंट नो। खैर, इसको आप जल्दी से लिखें। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना कुछ पढ़ना है आपको। तो आप 11th में कितना पढ़ रहे हैं और 12th में आपका कितना सिलेबस है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ऑर्गेनिक नहीं, बाकी चीजें होती होंगी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। झूठ नहीं बोलता, आपसे प्यार करते हैं वो लोग, आपको डराना नहीं चाहते हैं। पर आप तो डरा दिए। नहीं, डरा नहीं रहे, मैं तो आपको इत्तला करा रहा हूं, आपको उससे अवगत करा रहा हूं, आपको उससे रूबरू करा रहा हूं कि आप घबराइए मत, आप बस संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूं। देखा ना, अन्ना तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूं, केजरीवाल ने बोला और क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर। मैं भी क्या बोल रहा हूं, आप लोग संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूं, आप लोग इधर ही रह जाएंगे, मैं पैसा कमा लूं। नहीं, अगर एनालॉग देखा जाए अन्ना के साथ मेरा, तो ऐसा हम लोग अन्ना है। ये सारे सर मोनो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक भी ऐसा कंपाउंड था जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे। डिग्री क्या है? बताएंगे ना जब, सब अभी बता दें, आज तो मुंह दिखाई का रस्म है, हैं? इतना बड़ा सा क्या कीजिएगा, आज तो मुंह दिखाई का रस्म हो रहा है। ऑर्गेनिक की मुंह दिखाई है, जैसे फिजिक्स में मुंह दिखाई कराए थे ना, वैसे ऑर्गेनिक का मुंह दिखाई है आज। तो फिजिक्स में देख के लगा था आया है शादी कर ले, और इसमें ऐसा शादी करने का लग रहा है, इसमें कैसा लग रहा है, मतलब सीधे तलाक ही कर ले। अच्छा खैर, तो इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि कितना वास्ट है ऑर्गेनिक। मैं इसलिए सिर्फ आपको ये क्लासिफिकेशन इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाउ मच ऑर्गेनिक यू हैव टू रीड, और ऑर्गेनिक को आप हल्के में ना लें। मैं आपको एक कॉशन दे रहा हूं कि डोंट टेक ऑर्गेनिक दैट इजी, बिकॉज जो आप इस साल पढ़ने वाले ना वो कुछ नहीं है, टुच्चा सा एक चैप्टर है, अल्केन एल्कीन अल्काइन, 5-5 6-6 केमिकल रिएक्शन होंगे, बहुत छोटा सा है। आगे आपको अगले साल इसका बहुत बड़ा रूप देखना है, बहुत बड़ा, वो पूरा समझिए कि वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दर्शन कराया था, ऐसे दर्शन कराऊंगा अगले साल। लेकिन अगर ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं ना, दैट इज नोमेनक्लेचर एंड जीओसी, ये अगर आपका फाउंडेशन है, अगर ये आपने सही सही से समझ लिया, तो अगला जो आप पढ़ेंगे, मतलब जो आगे चल के आप पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, वो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इतना इंजॉय करके पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल सब चीज समझ में आएगा। वापस से अभी जो ऑर्गेनिक कॉपी आप बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां पढ़ रहे होंगे वहीं बना लिया होगा, गलती की। इसलिए आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी कॉपी बनेगी जो 11 से लेकर 12 तक एक ही कॉपी में पढ़ाई होगी। क्यों? ये एक ही है, अलग अलग है? एक ही है, तो अलग अलग कैसे पढ़ेंगे उसको? नोमेनक्लेचर एक बार ही पढ़ाया जाता है, जहां पे आपको पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया जाता है, एंड टू एंड। तो अगर नोमेनक्लेचर आपको अमीन्स का भी पढ़ा दिया जाएगा, तो अमीन्स का नोमेनक्लेचर मैं इसी साल पढ़ा दूंगा। तो जब आप अमीन्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जो कि 14th चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में, तो उस टाइम में आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? ऑलरेडी मैंने 11th में नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा रखा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11-12 मिला के एक सिलेबस बनता है। ये ऐसा नहीं है कि 11 पढ़ लिया तो हो गया, वो भूल गए 12th। 11th और 12th ऑर्गेनिक की एक ऐसी कॉपी बननी चाहिए जो 11 से 12th साथ जाएगी। 11th का पूरा उधर रहेगा और उसके बाद 12th उसमें ऐड हो जाएगा। तो एक लगभग 350-400 पेज की कॉपी आप बना लेंगे, जो इस साल लगभग 100 के आसपास भर्ती होगा। अगले साल हो सकता है कि उसके बाद एक और कॉपी आपको लेना पड़े। तो इस तरह से आपको लगभग 400-500 पेज खत्म हो जाता है दोनों साल मिला के। इस साल में लगभग 100 पेज के आसपास लिखवाऊंगा, अगले साल 400 पेज, कुल मिला के 500 पेज की कॉपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? तो इसलिए ऑर्गेनिक एक ही है, इस तरफ से स्टार्ट करके लास्ट चैप्टर अमीन तक। अमीन भी नहीं, इसके बाद और 3 चैप्टर हैं। अमीन के बाद आता है
बायोमोलिक्यूल, उसके बाद आता है पॉलीमर्स, उसके बाद आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसके बाद और 3 चैप्टर है। तो कुल मिला के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने चैप्टर्स में? पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जीओसी बोलते हैं। जीओसी के अंदर आप नोमेनक्लेचर एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप तमाम तरह के इफेक्ट्स, केमिकल रिएक्शंस वो सारे पढ़ लिए। फिर सेकंड चैप्टर आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर आप पढ़ते हैं हेलोएरीन्स एंड हेलो एल्केन्स। फिर आप पढ़ते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप पढ़ते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? अमीन्स। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर अमीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये सारा पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस एंड से उस एंड तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। तो कोई बोले नहीं सर 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है और 12 का अलग, बेवकूफ है वो। एक ही साथ पूरा पढ़ाई होता है। तो ये 2 भाग में नहीं पढ़ सकते, आपको एक ही साथ पढ़ना है। तो एक नई कॉपी अगले क्लास में आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल टू ब्रिंग, जिसके अंदर आप सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस साल में जितना भरेगा उसको रख दीजिएगा। अगले साल फिर उसी में, अगले साल जब आप अक्टूबर महीने में आएंगे तो अक्टूबर से लेके जनवरी नेक्स्ट ईयर 2022, अक्टूबर से जनवरी के बीच में 4 महीने में पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाई होगी। तो उस 4 महीने में ऑर्गेनिक पढ़ने में वही कॉपी यूज करिएगा जो कॉपी आज आप लोग यूज कर रहे हैं। गॉट इट? यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, विच विल टेक अनदर 5 or 6 days, एंड देन विल गो टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट विल टेक अनदर 10 days। तो कुल मिला के 15 दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।